हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर को, एंड दिस वीडियो इज़ पार्ट 2। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने बात करी थी मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, जिसका हम थर्ड टाइप करने जा रहे हैं, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कि जब परफॉर्मेंस की इम्पॉसिबिलिटी होती है तब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे डिस्चार्ज हो जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू बी वैलिड must be capable of being performed। सो जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे परफॉर्म होने के लिए भी कैपेबल होना ज़रूरी है। मीन्स ये नहीं कि कोई इम्पॉसिबल टास्क आप कह दो कि ये करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट है उसके रिगार्डिंग, तो वो नई चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 56 कंटेम्पलेट्स वेरियस सर्कमस्टांसेस अंडर विच एग्रीमेंट में बी वॉइड। जो हमारा सेक्शन 56 है वो बहुत सारी सर्कमस्टांसेस बताता है जिसमें जो हमारा एग्रीमेंट है वो वॉइड हो सकता है क्योंकि उसे करना इम्पॉसिबल है। द सेक्शन इज़ रिप्रोड्यूस बिलो। इस सेक्शन को नीचे कुछ इस तरीके से हमने बताया हुआ है। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ इज़ वॉइड। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे करना इम्पॉसिबल है वो वॉइड होता है। और कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको बनाने के बाद ये पता चला कि वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल था वो वॉइड होगा बाय रीज़न ऑफ सम इवेंट, किसी कारण की वजह से, विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, जिसे प्रोमिसर प्रिवेंट नहीं कर सकता। मीन्स प्रोमिसर जिसने प्रॉमिस करा है, जैसे ए ने बी को कार सेल करने की बात करी है, मीन्स हम अपनी कार सेल कर देंगे आपको, तो यहाँ पर एक जो प्रॉमिसर है वो कंट्रोल नहीं कर सकता इस चीज़ को। सो ये अनलॉफुल हो जाता है, जिस वजह से वॉइड हो जाते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जब उन्हें करना इम्पॉसिबल हो जाता है। मान लो वो कार ही चोरी हो गई हो तो कार को बेचना तो मुश्किल हो जाएगा, जो किस कार की बात करी थी। अब हम बात करेंगे इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इम्पॉसिबिलिटी की वजह से तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। अब उसमें भी हम दो पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर, और एक हम बात करेंगे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की। सो स्टार्ट करते हैं इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। व्हेन पार्टीज एग्री अपॉन doing of something which is obviously impossible in itself, the agreement would be void. Impossible in itself means impossible in the nature of thing. So जब parties ये decide करती हैं कि हम एक ऐसा काम करेंगे जो impossible है तो वो agreement void होता है, क्योंकि impossible होना अपने आप में एक ऐसी nature है जिसको हम fulfill ही नहीं कर सकते। The fact of impossibility may be and may not be known to parties. क्या पता जो पार्टीज़, जैसे ए को पता ही नहीं मेरी कार चोरी होगी, बी को पता ही नहीं ए की कार चोरी हो गई है, तो जो पार्टीज़ हैं उन्हें क्या पता ही ना हो। तो यहाँ पर वही लिखा है कि ये जो इम्पॉसिबिलिटी की बात है, मान लो ये पार्टीज़ को पता ही नहीं है, नॉट टू बी नोन टू पार्टीज़। सो दो पॉइंट्स आएंगे इसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर इम्पॉसिबिलिटी आती है। तो एक तो जब पार्टीज़ को पता है, एक जब पार्टीज़ को नहीं पता है। बात करते हैं इफ़ नोन टू द पार्टीज़, इट वुड बी ऑब्जर्व दैट एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड क्वाइट नोन टू पार्टीज़ मे बी इम्पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड एंड हेंस वॉइड। पार्टीज़ को पता है नहीं हो सकता, तब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। एग्जाम्पल है मिस्टर बी प्रोमिसेस टू पे मिस्टर ए अ सम ऑफ 15,000। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 15,000 देने थे। इफ़ ही इज़ एबल टू स्विम अक्रॉस द इंडियन ओशन फ्रॉम बॉम्बे टू एडन, जब वो अगर वो बॉम्बे से, यानी मिस्टर बी जो है, यानी अगर मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पैसे देने हैं, इसलिए कि अगर मिस्टर ए हमारे इंडियन ओशन बॉम्बे से लेकर एडन तक तैर कर जाए 1 हफ्ते के अंदर, इन दिस केस देयर इज़ नो रियल एग्रीमेंट। ये रियल एग्रीमेंट है ही नहीं, सिंस बोथ द पार्टीज आर क्वाइट सर्टेन इन देयर माइंड दैट द फैक्ट इज़ इम्पॉसिबल। उनको पता है कि 1 हफ्ते में वो इंडियन ओशन फ्रॉम बॉम्बे टू एडन तक नहीं तैर के जा सकता, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है, इम्पॉसिबल ऑफ अचीवमेंट। देयरफॉर द एग्रीमेंट बीइंग इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज़ वॉइड। इस वजह से ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड हो गया है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है इन ऑफ अचीवमेंट। इफ़ नोन टू पार्टीज़, अगर इफ़ अननोन टू पार्टीज़, अगर पार्टीज़ को पता ही नहीं है
कि जो चीज़ हम जिस चीज़ के बारे में एग्रीमेंट कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है। व्हेन बोथ द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी आर इग्नोरेंट ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, उन्हें परफॉर्मेंस की इम्पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं पता, मीन्स दे आर इग्नोरेंट अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी, तब भी एग्रीमेंट हमारा वॉइड ही होगा। एग्जाम्पल है मिस्टर पी एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू मिस्टर क्यू। मिस्टर पी ने अपना घर बेचना है मिस्टर क्यू को, किसने के लिए? 5 लाख के लिए, राइट। अननोन टू बोथ द पार्टीज द हाउस हैड बीन बर्नड इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज़ को नहीं पता कि एग्रीमेंट होने से पहले ही इनका जो घर है इसको आग लग गई है। दिस एग्रीमेंट इज़ वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी अननोन टू पार्टीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट। सो ये जो एग्रीमेंट है ये हमारा वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जब ये फॉर्म हुआ था तब पार्टीज़ को इसकी इम्पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं पता था, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं वो चीज़ ही बर्नड हो चुकी है। When the promiser alone knows about the initial impossibility, तो जब सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसर को, यानी ए ने अपनी कार देनी है बी को, तो सिर्फ बी ए को पता है कि ये कार चोरी हो गई, बी को नहीं पता, तो तब क्या होगा? Where promiser alone knows about the initial impossibility while making the contract and promisee doesn't know about it, promisee को नहीं पता इसके बारे में, such promiser shall have to compensate such promisee for any loss which the promisee may suffer on account of non-performance of such contract। मान लो इसको खरीदने के लिए इसने एक गैराज भी ले लिया था, बी ने एक गैराज ले लिया था, अब ये चीज़ नहीं हो पाई, ए इस कार को नहीं बेच पाया क्योंकि ये कार चोरी हो गई थी, तो गैराज खरीदने की वजह से जो उसे घाटा हुआ वो ए को कंपनसेट करना पड़ेगा। एग्जांपल है एक्स प्रॉमिसेस टू मैरी मिस वाई, एक्स ने वाई के साथ मैरिज करनी थी, बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू जेड, और जो वाई है वो ऑलरेडी जेड के साथ मैरिड है, बीइंग फॉरबिडन बाय द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस पॉलीगमी, जिस वजह से उसे पॉलीगमी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नाउ लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि एक्स प्रॉमिस टू मैरी मिस वाई, एक्स ने वाई के साथ शादी करने की बात करी, इवन दो ही हैज़ ऑलरेडी मैरिड टू जेड, लेकिन जो एक्स था वो जेड के साथ भी मैरिड था, बिकॉज द लॉ रिलीजन ही फॉलोज डजंट अलाउ पॉलीगमी। सो जिस कंट्री में वो रह रहा है वहाँ का लॉ उसे नहीं अलाउ करता कि पॉलीगमी आप कर सकते हो, मीन्स एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हो, एक से ज़्यादा स्पाउस रख सकते हो। ही लीगली कुडंट मैरी मिस वाई, तो वो वाई के साथ शादी नहीं कर सकता। सो व्हेन मैरिज प्रॉमिस वाज नॉट फुलफिल्ड, जैसा कि एक्स और वाई का मैरिज प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया गया तो वाई को लॉस सफ़र हुआ, देयरफॉर एक्स जो है वो कंपनसेशन यानी डैमेजेस पे करेगा वाई को, जो उसने प्रॉमिस को ब्रेक करके उसे दिए हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगी। नेक्स्ट अब इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम पढ़ेंगे सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को। सब्सीक्वेंट और पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी इज़ वन। पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के बाद राइज हुई है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Sometimes the performance of contract is impossible when the contract is made. Possible. कई बार क्या होता है जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया होता है उस टाइम पे वो पॉसिबल होता है, बट सब्सिक्वेंटली बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। लेकिन कुछ चीज़ों के बाद वो इम्पॉसिबल हो जाता है और अनलॉफुल हो जाता है। इट इज़ सेड टू बी सब्सिक्वेंट और पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसे हम सब्सिक्वेंट, पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। सच इम्पॉसिबिलिटी अराइजेज बाय रीज़न ऑफ सम इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रॉमिसर, जिसमें प्रॉमिसर का कोई कंट्रोल नहीं होता। मान लो पहले हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1000 बॉक्सेस मैगी के डिलीवर करने थे। आपको याद होगा कि एक बार इंडिया में मैगी बैन हुई थी, सो उस केस में ये चीज़ बैन हो गई तो ये अनलॉफुल हो गया। अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मिस्टर एक्स वाई को लीगली 100 बॉक्सेस मैगी के नहीं डिलीवर कर सकता। सो सच इम्पॉसिबिलिटी राइजेज बाय रीजन ऑफ सम इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रॉमिसर। इसका प्रॉमिसर का कोई कंट्रोल नहीं है, एक्स का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वर्ड हो गया है हमारा। व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, सेक्शन 56 कहता है पैरा नंबर 2।
हमें अपना डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को यहीं तक करना है. इसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़े, इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. जब एट द टाइम की बात करते हैं तो उसमें 2 पॉइंट्स आए हैं, इफ़ नोन टू द पार्टीज, इफ़ अननोन टू द पार्टीज, एंड वी नीड नॉट टू डू these. Now we'll be considering the case. So when an act becomes impossible after the contract is made, the contract to do such an act becomes void when the act becomes impossible. So जब एक act बना और वो impossible हो गया बनने के बाद, तब वो void हो जाएगा. Where an act becomes unlawful by reason of some event beyond the control of promisor. जब एक act बना और बनने के बाद unlawful हो गया किसी रीज़न ऑफ इवेंट की वजह से, जो जिसके लिए प्रॉमिसर कंट्रोल नहीं, जिसके मतलब जिस चीज़ को प्रॉमिसर नहीं कंट्रोल कर सकता, सो वो वर्ड हो जाएगा क्योंकि ये अनलॉफुल है. वेयर द प्रॉमिसर अलोन नोज अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी, जहाँ पर सिर्फ प्रॉमिसर को पता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है. सच प्रॉमिसर मस्ट कंपनसेट द प्रॉमिसी फॉर एनी लॉस, उसे प्रॉमिसी को लॉस के लिए कंपनसेट करना पड़ेगा जो प्रॉमिसी ने सफ़र करा है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की वजह से. ये सेक्शन 56 पैरा 3 बोलता है. वेयर एन एग्रीमेंट इज़ डिस्कवर्ड टू वॉइड और वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, जहाँ पर एक एग्रीमेंट पता चलता है कि वो वॉइड है या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. एनी पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर इट टू द मे कंपनसेशन फॉर इट, जिसे बेनिफिट मिला है उसे ये बेनिफिट को रिस्टोर करवाना पड़ेगा जिससे उसे ये मिला है, टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही हैज़ रिसीव्ड. एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग फॉर मिस्टर वाई एट द कॉन्सर्ट फॉर 1 लाख. एक कॉन्सर्ट है जिसके अंदर मिस्टर जो एक्स है वो गाना गाएगा मिस्टर वाई के लिए, कितने में, 1 लाख के लिए. आउट ऑफ विच 50,000 इज पेड इन एडवांस, इसने 50,000 पे कर दिए. मिस्टर एक्स इज़ टू इल टू सिंग, मिस्टर एक्स जो है वो बीमार पड़ गया गाना गाने के लिए. मिस्टर एक्स मस्ट रिफंड 50,000 टेकन एज एडवांस फ्रॉम मिस्टर वाई. तो वो गाना नहीं गा सकता, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड हो गया. बेनिफिट मिला हमारे किसी एक पार्टी को, अब उस पार्टी को दूसरी पार्टी को ये 50,000 रिफंड करने पड़ेंगे जो उसने उससे बेनिफिट अर्न करा है. अब 4th पॉइंट आता है हमारे पास, दैट इज़ डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. कई बार लॉ के ऑपरेशन से हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना पड़ता है. The contract is discharged by operation of law means that law regards the contract as discharged under certain circumstances. जो law है वो रिगार्ड करता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा कुछ सर्टन सर्कमस्टांसिस के अंदर. अगर ये सर्कमस्टांसिस होगी तभी हमारा ये जो लॉ है मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज होगा. द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन द फॉलोइंग केसेस. लॉ के ऑपरेशंस के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो इन केसेस में टर्मिनेट होता है. एक है डेथ, दूसरा इंसॉल्वेंसी, तीसरा है डिस्चार्ज बाय मर्जर, फिर है अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्ट्रेशन. सो इनको 1 by 1 रीड आउट करते हैं, बहुत ईजी है. बाय डेथ, इन कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल और एबिलिटी द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड ऑन डेथ ऑफ प्रॉमिसर. सो मान लो जिसने प्रॉमिस करा है उसकी डेथ ही हो गई, क्योंकि हम पर्सनल स्किल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लोगों की प्रेजेंस ज़रूरी है. इन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ डिसीज पार्टनर पास टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर. तो उस डिसीज पार्टनर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके पास सारी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी. सो एग्जाम्पल की बात करें, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा है कि डेथ के केस में अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो उसकी लाइबिलिटी को उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना पड़ता है और जो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है. एग्जाम्पल देखते हैं. ए एग्रीज टू सिंग ऑन 31 December 2008. ही डाइड ऑन 30th December 2008 मीन्स एक दिन पहले उसकी डेथ होगी. सो ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. ये एग्जाम्पल हमें क्लियर है. बाय इंसॉल्वेंसी, व्हेन अ पर्सन इज इंडल्ज्ड इंसॉल्वेंट, जब एक पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया मीन्स उसका दिवालिया निकल गया, वो किसी को पैसे नहीं दे सकता. इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लाइबिलिटीज़. सो वो सारी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो किसी को कुछ दे ही नहीं सकता. इनकर्ड प्रायर टू हिज एडजुडिकेशन, जो उसकी एडजुडिकेशन से इनकर हुए हैं चीज़ें.
डिस्चार्ज बाय मर्जर in case where inferior rights of a person under a contract merge with superior rights। मान लो एक बंदे के पास कुछ 3 राइट्स थे, अब उसको 5 राइट्स मिल गए इंक्लूडिंग दिस 3 राइट्स। तो अब क्या होगा, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया है जिसमें 5 राइट्स हैं उसके पास। द कॉन्ट्रैक्ट विद द इंफीरियर राइट्स विल कम टू एन एंड। जिसके पास इंफीरियर राइट्स है, जब उसके पास कम राइट्स है, उसके सुपीरियर राइट्स उसको सरप्रास कर देगा। तो एग्जांपल देखो, मिस्टर ए वाज टीनेंट ऑफ मिस्टर बीज हाउस। मिस्टर ए किराएदार है मिस्टर बी का घर, मिस्टर बी के घर का, मीन्स ये मिस्टर बी का घर है और यहाँ पर ए रहता है। मिस्टर ए परचेज मिस्टर बीज हाउस। अब मिस्टर ए ने ये घर खरीद लिया, तो ये घर किसका हो गया, ए का। अब मिस्टर एस टीनेंसी राइट्स आर मर्जर विद द ओनरशिप राइट्स। अब जो यहाँ पर ये एक टीनेंट था, अब एक ओनर की तरह इसके राइट आ गए हैं। दैट इज़ टीनेंसी एग्रीमेंट विल कम टू एन एंड। जो उसका एक किराएदार की तरह टीनेंसी एग्रीमेंट था वो एंड हो जाएगा ओनरशिप एग्रीमेंट की वजह से। So next we have unauthorized material alteration. When an alteration of a material terms of contract is made by a party to the contract without the consent of other party. मान लो A ने B को अपना एक फ्लैट बेचना था जो था 1 BHK, ठीक है। अब उसने क्या करा, 1 BHK की जगह उसे 2 BHK वाला फ्लैट देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया और बी को उसका पता ही नहीं था। उसने क्या करा, टर्म्स मटीरियल टर्म्स में ऑल्ट्रेशन कर दी, यानी चेंजेस कर दिए, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ सच ऑल्ट्रेशन इज दैट डॉक्यूमेंट इज कैंसल्ड। फिर क्या होगा, ये जो इनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ये डॉक्यूमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द अदर पार्टी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो लॉ बी को इस कॉन्ट्रैक्ट से बचाकर बाहर निकाल लेगा। दस अनऑथोराइज्ड मटीरियल ऑल्ट्रेशन मेक्स द होल कॉन्ट्रैक्ट वायर्ड, जिससे ये सारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, इट विल बी वॉइड। Any alteration is in material which affects the substance of the contract, a change in the amount of money, money की amount में change आने से, in the time of payment, payment के time में बदलाव आने से, in the place of payment, payment कहाँ पर करनी है उसको change करने से, और in the names of parties, parties का नाम बदलने से are example of material alteration। ये सभी material alteration की example है। A correction of clerical error in word and figure और correction of spelling of name इज़ नॉट अ मटीरियल ऑल्ट्रेशन। अगर फिगर में कोई क्लैरिकल एरर आ गया है या फिर किसी के नेम के स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, वो मटीरियल ऑल्ट्रेशन नहीं होती है। इट इज़ नॉट टर्मिनेट, इट डजेंट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होगा अगर आपका क्लैरिकल एरर आया है वर्ड्स या फिर फिगर्स में या फिर नेम के स्पेलिंग में। एग्जाम्पल देखो, मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज प्लॉट ऑफ 50 स्क्वायर यार्ड टू मिस्टर बी फॉर 10 लाख। मिस्टर ए के पास 500 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट था जो वो बी को देने वाला है 10 lakhs के अंदर। द सेल डीड वॉज एग्जीक्यूटेड विच वॉज इन द पोजेशन ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास ही अभी ये चीज़ बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड, लेकिन सेल डीड की रजिस्ट्रेशन से पहले मिस्टर ए ऑल्टर्ड द डीड। मिस्टर ए ने डीड को ऑल्टर कर दिया। उसने क्या करा, मिस्टर ए ऑल्टर्ड द डीड एंड मेड इट अ डीड फॉर द सेल ऑफ 400 स्क्वायर यार्ड। 500 की जगह उसने 400 स्क्वायर यार्ड कर दिया 10 लाख के लिए ही। सो इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइड हो जाएगा हमारा एंड बी इज़ नॉट बाउंड टू परचेज द प्लॉट। बी को ये 400 स्क्वायर यार्ड वाला 10 लाख में कोई ज़रूरत नहीं है खरीदने की, क्योंकि उसने उसकी बिना मर्जी से मटीरियल ऑल्ट्रेशन कर दी है। किसने, प्रोमिसर ने। सो यहाँ पर हमने डिस्कस करा है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि लॉ की कुछ ऑपरेशन से हमारा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। लाइक पार्टनर की डेथ होने से, इंसॉल्वेंसी होने से, मान लो डिस्चार्ज बाय मर्जर। कई बार क्या होता है, हम सुपीरियर राइट्स को इन्फीरियर राइट्स के साथ मर्ज कर देते हैं। पहले इन्फीरियर राइट्स होते हैं, फिर सुपीरियर राइट्स मिल जाते हैं पार्टीज़ को। और या फिर हम अनऑथराइज मटीरियल ऑल्ट्रेशन करते हैं, मीन्स प्रोमिसर को बिना बताए ही कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्ट्रेशन कर देता है, तब लॉ जो है वो इसको टर्मिनेट करवा देता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट को। नेक्स्ट 5th पॉइंट हमारे पास आता है, दैट इज़ डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। समय निकल जाने की वजह से जब कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, समय के साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाते हैं. When a contract is to be performed within a stipulated time period and a party doesn't perform it, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में होना होता है और जब उनमें जो पार्टीज होती हैं वो एक पार्टी मान लो काम नहीं करती उस टाइम के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है समय के लैप्स की वजह से, क्योंकि टाइम फिक्स्ड है और उसकी परफॉर्मेंस उसी टाइम पीरियड में होनी ज़रूरी है. एग्जाम्पल की बात करें, अ पर्सन इज अपॉइंटेड विद अ कंडीशन टू ज्वाइन हिज ड्यूटी विद इन अ फोर्टनाइट, मीन्स एक इंसान को 14 दिनों के अंदर अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करना था. ही डजंट ज्वाइन, उसने ज्वाइनिंग नहीं करी. द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज आफ्टर अ फोर्टनाइट, तो 14 दिनों के बाद उसका ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये ख़त्म हो गया. नेक्स्ट है, इफ़ द क्रेडिटर डजंट फाइल अ सूट रिकवर हिज डेट अमाउंट, मान लो एक क्रेडिटर था, उसको 2000 चाहिए थे अपने डेटर से और उसको नहीं मिले, तो उसके अगेंस्ट उसने कोई कोर्ट में सूट नहीं करा, कोई भी केस नहीं करा फ्रॉम द डेटर विद इन अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज लेड डाउन अंडर द लिमिटेशन एक्ट. सो एक लिमिटेशन एक्ट आपको पीरियड सजेस्ट करता है जिसमें आप अपने डेटर के ऊपर केस फाइल कर सकते हो. वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपको बताएगा वो एक्ट आपका. तो उसके अंदर इस क्रेडिटर ने नहीं कोई एक्शन टेकअप करा. हिज रेमेडी इज़ डिबार्ड, तो उसका जो रेमेडी था, मीन्स उसके पास जो एक बेनिफिट था कि वो केस फाइल कर सकता है, वो उसके हाथों से निकल गई. तो कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय वर्च्यू ऑफ लिमिटेशन ऑफ एक्ट. लिमिटेशन एक्ट का वर्च्यू, जैसा कि लिमिटेशन एक्ट हमारा जो टाइम पीरियड सजेस्ट करा था वो टाइम निकल गया, उसके हाथों से ये रेमेडी बार्ड हो गई. सो जो क्रेडिटर कांट रिकवर हिज डेट, सो क्रेडिटर अपना डेट भी यहाँ पर रिकवर नहीं कर सकता है. एग्जाम्पल आती है, मिस्टर ए टेक्स अ लोन ऑफ 1 लाख फॉर 1 ईयर फ्रॉम मिस्टर बी ऑन 1 जनवरी 2007, जिसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2008 तक उसे ये 1 लाख वापस करनी है. एंड डजेंट रिटर्न द लोन, उसने 1 साल के बाद इसे नहीं रिटर्न करा, जो कि उसने 1 साल के लिए पैसा लिया था, जबकि उसने 1 साल के लिए पैसा लिया था. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू फाइल अ मनी सूट इज 3 years. अब जो जिससे उसने लिया था पैसा बी से, उसके पास 3 सालों का समय है जिसको हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन बोलते हैं. इफ़ विद इन 3 years मिस्टर बी फेल्स टू फाइल अ सूट, अगर 3 सालों में मिस्टर बी मिस्टर ए के खिलाफ कोई भी केस नहीं फाइल कर पाए, दैट इज टिल 31 दिसंबर 2010, तो यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसे अब 1 लाख रुपया नहीं देना पड़ेगा मिस्टर बी को. तो ये था डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, समय के निकल जाने की वजह से जब हमारे हाथ से हमारी बेनिफिट निकल जाते हैं, केस फाइल करने का राइट निकल जाता है, रेमेडी डिबार्ड हो जाती है, उस चीज़ को हम इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, दैट इज़ डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कई बार ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, इनमें से किसी एक पार्टी ने ना अपना काम पूरा नहीं किया, मान लो ए ने नहीं पूरा करा, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच की वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है यानी टर्मिनेट हो जाता है. द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है किसी एक पार्टी का फेलियर अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए. इट मे बी नोटेड दैट द एग्रीव्ड पार्टी कैन sue फॉर damages फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब आप एक चीज़ और नोट करो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीव्ड पार्टी है ना, मान लो ये एग्रीव्ड पार्टी है, इसने काम नहीं करा तो ये एग्रीव्ड पार्टी, अब ये ना क्या कर सकती है, जो एग्रीव्ड पार्टी है अपने डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकती है दूसरी पार्टी के ऊपर जिसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करा है. द कॉन्ट्रैक्ट एज सच स्टैंड्स टर्मिनेटेड. बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इनके बीच में वो टर्मिनेट हो गया, डिस्चार्ज हो गया, लेकिन फिर भी एग्रीव्ड पार्टी कैन sue फॉर डैमेजेस, अपने डैमेजेस के लिए ये क्लेम कंपनसेशन ले सकती है. नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पार्टी, अगर एक पार्टी ने नॉन परफॉर्मेंस करी तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज भी हो गया एंड डैमेजेस भी क्लेम किए जाएंगे. अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच, एक होता है एक्चुअल ब्रीच, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच. स्टार्ट करते हैं एक्चुअल ब्रीच से. व्हेन अ पार्टी फेल्स और निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस और डजंट अटेम्प्ट टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन ऑन द ड्यू डेट,
जब एक पार्टी ड्यू डेट तक आते आते अपना ऑब्लिगेशन नहीं कर पाती, फिर वो चाहे वो मना कर देती है, फिर नहीं परफॉर्म कर पाती, चाहे वो निगलेक्ट कर देती, इग्नोरेंस की वजह से उससे वो काम छूट जाता है, इट इज़ नोन एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टेक्स प्लेस ईदर ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। जो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो कब एग्जिस्टेंस में आता है? या तो परफॉर्मेंस की ड्यू डेट के ऊपर, या फिर उसका परफॉर्मेंस का जो कोर्स है उसके दौरान। उसमें भी दो चीज़ें हैं, ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। इसको डिटेल में बढ़ते हैं। इफ़ वन पार्टी फेल्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ड्यू डेट, इट इज़ कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस में हम पढ़ रहे हैं कि इफ़ एनी पार्टी हैज़ परफॉर्म्ड सम पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अब वो काम कर रहा था, परफॉर्मेंस उसने स्टार्ट कर दी, उसने पे करने थे 1 लाख रुपीज़, उसने अब 20,000 पे कर दिए, मीन्स उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। देन रिफ्यूजेज और फेल्स टू परफॉर्म द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो कहता है कि मैं 80,000 नहीं दे पाऊंगा। इट इज़ कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि उस परफॉर्मेंस के कोर्स में जब हम मना कर देते हैं तो उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस के बीच में ब्रीच बोला जाता है। एक्चुअल ब्रीच ही होती है लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस होती है। सो ये आपको एग्जांपल आई होप क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहले 1 लाख लिया, फिर 20,000 पे कर दिए, फिर 80,000 पे नहीं करे, मीन्स कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया, उसके बीच में उसने डिक्लाइन करा, तो ये ब्रीच है लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। वेयर एज पहले ड्यू डेट पर ही, मीन्स जब 1 लाख देने की बारी है तभी उसने मना कर दिया मैं नहीं दे सकता। सो इफेक्ट ऑफ एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच से क्या होता है? इन केस ऑफ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीव्ड पार्टी कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यू फॉर डैमेजेस। जो एग्रीव्ड पार्टी है, मान लो ए ने बी से ये पैसा लिया था और बी को ए को 1 लाख रुपीज़ देने पड़े इन्हें, तो अब बी ए को नहीं दे पा रहा, तो ए जो है वो एग्रीव्ड पार्टी है। अब ये जो एग्रीव्ड पार्टी है ये रिसाइन कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली ख़त्म कर सकती है, एंड स्यू फॉर डैमेजेस। जो इसको डैमेजेस हुए हैं, मीन्स जो इसको 80,000 नहीं मिला उसके लिए ये उसको क्लेम कर सकती है, उससे कंपनसेशन ले सकती है, कैन रिकवर हर हिजर डैमेजेस। नेक्स्ट आता है एंटीसिपेटरी ब्रीच और कंस्ट्रक्टिव ब्रीच। हम एंटीसिपेटरी ब्रीच को कंस्ट्रक्टिव ब्रीच भी बोलते हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन द पार्टी डिक्लेयर्स हिज इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कि उसकी इंटेंशन क्या है? उसकी इंटेंशन ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं परफॉर्म करेगा। सो परफॉर्मेंस होने से पहले ही वो आपको बता रहा है। इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वो आपको बोल के बता सकता है या खुद करके बता सकता है कुछ ऐसा काम जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो आपका काम नहीं कर पाएगा। इट इज़ द प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन प्री मेच्योर वे में। एग्जाम्पल देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू सप्लाई 400 बैग्स ऑफ बासमती राइस ऑन 15 जुलाई। 15 जुलाई को ए ने बी को 400 बैग बासमती राइस के देने हैं। ऑन 1 जून ही इन्फॉर्म्ड बी दैट ही विल नॉट बी एबल टू सप्लाई द बासमती राइस। अब उसने तकरीबन 1.5 महीना पहले 1 जून को ही बता दिया मैं बासमती राइस नहीं सप्लाई कर पाऊँगा। सो देयर इज़ एक्सप्रेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसने बोल के, या फिर एक्सप्रेस का मतलब होता है या तो रिटर्न या तो ऑरल, उसने आपको ऑरल वे में बताया है। अब नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल है हमारी, मिस्टर ए एग्रीज टू मैरी मिस बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ शादी करनी है, बट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैरिज ही मैरिज मिस सी। इनकी शादी होने से पहले ही जो मिस्टर ए हैं वो सी से शादी कर देते हैं। अब जो मिस बी है वो मिस ए को के ऊपर केस कर देती है कि आपने मुझसे शादी करनी थी, फिर आपने इससे शादी कर ली। अब वो क्या कर रहा है यहाँ पे, मिस बी क्या कर रही है, एक केस फाइल कर रही है जो उसका राइट बनता है, जिसको हम बोलते हैं, इस केस को हम बोल देते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर उसने किसी और से ही शादी कर ली तो बट अगर आपसे वो नहीं शादी करेगा। सो ये हो गया एंटीसिपेटरी ब्रीच का पॉइंट। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ और कंसिक्वेंसेस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच के क्या इफेक्ट्स हैं या फिर क्या रिजल्ट्स हैं? सो व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द एक्चुअल टाइम अराइव्स। एक्चुअल टाइम यानी ड्यू डेट से पहले ही, ऑन ड्यू डेट नहीं, ड्यू डेट से पहले। द प्रोमिसी में ईदर, जो प्रोमिसी है मीन्स जिसको प्रॉमिस हुआ था, ट्रीट द ब्रीच एज पुटिंग
एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यू फॉर डैमेजेस, या तो जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो करेगा। अब वो क्या है काम, सबसे पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देगा एंड डैमेजेस को क्लेम करेगा। फिर ही मे चूज़ टू कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखना चाहेगा, उसको एज इट इज़ रखना चाहेगा, वेट फॉर टाइम ऑफ परफॉर्मेंस के टाइम का वेट करेगा एंड देन क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और फिर उस परफॉर्मेंस का जो काम है उसको क्लेम करेगा। इट मे बी नोटेड दैट इफ़ अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कीप्स द प्रॉमिस अलाइव बाय इग्नोरिंग एंटिसिपेटरी ब्रीच एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज कॉन्टिन्यूइंग। हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जिस पार्टी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो प्रॉमिस को अलाइव रख रहा है बाय इग्नोरिंग एंटीसिपेटरी ब्रीच। हमने उसको 1 जून को बोल दिया कि 15 जून को मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, वो तब भी 15 जून का वेट कर रहा है, मीन्स 15 जून तक वो इंतज़ार कर रहा है वो गुड्स की डिलीवरी होने के लिए। तो इसमें से क्या है, ही रन्स द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग डिस्चार्ज इन सम अदर वे। वो एक ऐसा रिस्क लेके चल रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा किसी और वे के साथ एंड विल बियर द कॉन्सिक्वेंसेज और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, और फिर जो इम्पॉसिबिलिटी आएगी ना उसको उसे बियर करना पड़ेगा। सो बेटर ऑप्शन विल बी कि आप अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दो एंड स्यू करो डैमेजेस के लिए। अब बात करते हैं द एग्रीव्ड पार्टी हैज़ 2 ऑप्शंस। ये जो हमने बात करी इसमें 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 है इट मे वेट टिल द डेट ड्यू एंड देन स्यू द पार्टी फॉर नॉन परफॉर्मेंस, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। It may decide not to wait till the due date. It may immediately resign the contract and claim damages for breach, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा। Damages is equals to difference between market price on the date and contract price. Damages को आपको कंसिडर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब damages आप कैसे निकालोगे? Damages की बेसिकली वैल्यू है कि जो मार्केट प्राइस है हमारे परफॉर्मेंस का, मीन्स आज अगर परफॉर्मेंस हमारी 30,000 की होनी है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में वो गिवन है 10,000, तो डैमेजेस कितने के हो गए, डैमेजेस हो गए 20,000 के। तो मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये हमारे डैमेजेस निकल आएंगे। एग्जांपल देखते हैं। सो बुक की एग्जांपल को सिंप्लीफाइड वे में कंसिडर करते हैं। पी ऑर्डर्ड अ कमोडिटी फ्रॉम क्यू, पी ने क्यू से एक कमोडिटी ऑर्डर करी जिसका नाम था आर, और उसका प्राइस था 40 पर केजी, जो कि उसे 10 नवंबर 2011 को मिलेगा, और डिलीवरी 9 दिसंबर से पहले होनी चाहिए। 4 दिसंबर को क्यू का पी को मैसेज आता है कि आई विल नॉट सप्लाई द गुड्स बिकॉज प्राइजेस हैव इंक्रीज्ड, प्राइजेस बढ़ गए हैं। एट दैट टाइम मार्केट प्राइस 50 हो गया था, मीन्स हमने 40 की बात करी थी और 50 हो गया था उस टाइम पे प्राइस 4 दिसंबर को। बट ऑन एक्चुअल डेट दैट वाज 9 दिसंबर, जब हमें गुड्स मिलने चाहिए थे, मार्केट प्राइस बिकेम 53 था, 53 हो गया। अब पी के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो ब्रीच इमीडिएटली कंसिडर कर ले 4 दिसंबर को जब उसे मैसेज आया, या फिर वो वेट करे 9 दिसंबर तक जब उसे गुड्स मिलने चाहिए थे, जब उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। तो अगर तो वो 4 दिसंबर को कर देता है, मीन्स इमीडिएटली ब्रीच ट्रीट कर लेता है, तो उसके डैमेजेस होंगे 50 - 40 दैट इज़ 10 पर केजी, क्योंकि वो ब्रीच कर रहा है, वो काम नहीं पूरा करेगा, गुड्स नहीं सप्लाई करेगा, तो उससे उसको जो लॉस हुआ दैट इज़ मार्केट प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, वो उसका डैमेजेस आ गया। फिर अब बात करते हैं जब वो वेट करता है टिल द ड्यू डेट, तो उस केस में मार्केट प्राइस माइनस हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा 53 - 40 दैट विल 13 पर केजी। सो इसका मतलब यही है, इफ़ पी एक्सेप्ट्स द रेप्यूटेशन इमीडिएटली ही गेट्स 10 पर केजी डैमेजेस, इफ़ ही वेट्स टिल ड्यू डेट ही गेट्स 13 पर केजी डैमेजेस बिकॉज द मार्केट प्राइस इंक्रीज फर्दर। अब यहाँ पे उसको डैमेजेस इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रीच हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का क्लेम पूरा नहीं हो रहा, जिस वजह से डैमेजेस आस्क किए जा सकते हैं और उसे मिलेंगे भी। सो एग्जाम्पल के बाद हमारे पास थर्ड कॉन्सिक्वेंस आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच डजंट अप्लाई टू प्रोमिसेस टू पे मनी डेट सच एज दोज फाउंड इन प्रॉमिसरी नोट्स। सो ये चीज़ हमें बोलता है कि जो एंटीसिपेटरी ब्रीच होती है, मीन्स ड्यू डेट से पहले हम जो ब्रीच बता देते कि हम नहीं कर पाएंगे ये काम, जो भी परफॉर्मेंस होती है उसमें हम मनी डेट नहीं पे आउट करते हैं, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट्स नहीं पे करते हैं, राइट। एग्जाम्पल पढ़ते हैं और क्लियर होगा हमें। ए बोरोड 10,000 फ्रॉम मिस्टर बी। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 10,000 रुपीज़ लिए, तो मिस्टर बी ने 10,000 दे दिए मिस्टर ए को, और मिस्टर ए ने बदले में क्या दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। क्या दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया
जिसके ऊपर डेट थी 14 अगस्त. Before the due date on 1 August, Mr. A told Mr. B, I will not pay the amount. This is called repudiation before the due date. Means क्या हो गया है, एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गई है, पहले से ही बता दिया गया है, प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन हो गई है. बट द लॉ सेज दैट इवन आफ्टर दिस रिफ्यूजल मिस्टर बी हैज़ अ चॉइस. अब मिस्टर बी के पास चॉइस है, मीन्स जिसने पैसे दिए थे ए को उसकी हम बात करें. ही कैन स्यू इमीडिएटली ऑन 1 अगस्त. जब उसे मैसेज मिला 1 अगस्त को, वो इसके ऊपर केस कर सकता है. ही कैन वेट टिल द एक्चुअल ड्यू डेट. अब जब वो 1 अगस्त को उसके ऊपर केस करेगा तो वो अपने जो डैमेजेस है उन्हें भी क्लेम करेगा. डैमेजेस का हमें फॉर्मूला पता है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. यहाँ तो उसके पास सेकेंड ऑप्शन है, ही कैन वेट टिल द एक्चुअल ड्यू डेट, दैट इज़ 14 अगस्त एंड देन फाइल द सूट. सो इवन दो मिस्टर ए रिफ्यूज्ड अर्लियर, जैसा कि मिस्टर ए ने पहले से ही मना कर दिया था कि वो पैसे नहीं देगा पहले से ही, मीन्स ड्यू डेट से पहले, तो कॉन्ट्रैक्ट स्टिल कंटिन्यूज अनलेस मिस्टर बी एक्सेप्ट्स अ ब्रीच. लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक जो दूसरी पार्टी है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो इस ब्रीच को एक्सेप्ट नहीं कर लेती. जब वो एक्सेप्ट कर लेगी तब उसे केस फाइल करना पड़ेगा. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज.